रुशानी ने गुस्से से तेज सांस लेते बेड के किनारे बैठी थी, पाँव जमीन पर थी जिन्हें वो बेख्तियार हिला रही थी। कंधे तनाव में अकड़े थे, उंगलियां बार बार आपस में उलझ जाती और नजरें सामने जमी होने के बावजूद कहीं और भटक रही थी। दिल में गुस्सा था, दुख था और एक गहरा सा खौफ। नाराजगी के नीचे ये अंदेशा छुपा था कि कहीं वो नजरअंदाज ना हो जाए, कहीं वो गैर अहम ना हो जाए। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी और लड़की के लिए मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये ख्याल इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। वह अचानक खड़ी हो गई थी, कमरे में 2 कदम चली, रुकी, फिर पलट आई। सांस बेतरतीब थे। दिल के किसी कोने में एक पुराना नाम था, एक पुराना जख्म जो आज फिर जाग उठा था। अगर इस जख्म की बेटी ने आकर इससे इसका बेटा छीन लिया तो फिर इसके पास बचाने को कुछ नहीं बचेगा। ये दर्द जड़ें पकड़ रहा था। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। इस बार जोश नहीं, होश से खेला जाएगा। इस बादशाह और मात के हर खाने में जीत मेरी होगी। ये सोच आते ही इसके चेहरे पर एक खामोश सा सुकून उतर आया था, ऐसा सुकून जो तूफान से पहले आता है। दरवाजा खोलते ही आर्यन खान कमरे में दाखिल हुआ। अबीरा गुस्से से मुंह फुलाए सोफे पर बैठी थी। जैसे ही इसकी नजर आर्यन पर पड़ी, वो फौरन उठकर खड़ी हुई थी। रुख दरवाजे की तरफ था और कदमों में तेजी थी। एक लम्हा भी ठहरना नहीं चाहती थी। आर्यन ने बाजू फैलाकर इसे रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुकी। इसने इसका हाथ छटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो आर्यन ने इसका हाथ थाम लिया और पांव की हल्की सी ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों दरवाजे के करीब ही रुक गए थे। फिजा में गुस्सा और जिद और अनकही बातें एक दूसरे से टकरा रही थी। अबीरा ने मुंह फुलाकर रुख दूसरी तरफ कर लिया था। आंखों में आंसू थे, मगर वो इन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। मेरी तरफ देखो। आर्यन ने इसकी थोड़ी थाम कर चेहरा आहिस्ता से अपनी तरफ किया। इतनी बेरुखी। इसकी आवाज में हैरत भी थी और दर्द भी, जैसे ये फासला इसे अंदर से चुभ रहा हो। दूसरी जानिब खामोशी। जवाब नहीं दोगे? जानती हो ना, मुझे जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हाथ की पुष्ट से नरमी से इसके रुखसार को छुआ। निगाहों में मोहब्बत छुपी हुई थी, मगर लहजे की सख्ती अबीरा की पोशीदा न रही। खामोशी इसे तकलीफ दे रही थी। आर्यन खान को सब कुछ बर्दाश्त है, मगर तुम्हारी खामोशी नहीं। जानती हूँ आपको जवाब ना देने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे भी अपनी बेइज्जती सहना अच्छा नहीं लगता, और ना ही यूं खामोशी में जलील होना। इसकी निगाहें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो परख रही हो वो सब कुछ देख रहा है या नहीं। वो गुस्सा नजरअंदाज किया जाना था। वो लम्हा जब सब कुछ इसके दिल पर आकर ठहर गया था, और आर्यन वो वाकई सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। रुशानी का दुख, अबीरा का खौफ, दोनों के बीच खड़ा वो शख्स जिसकी आंखों में इस लम्हे सिर्फ एक ही सच था। वो सन्नाटा जिसमें लफ्ज कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। जहाँ दिल की धड़कन गुफ्तगू बन जाती है। आर्यन की निगाह सख्त हुई, लहजा अचानक संजीदा हो गया। किसी की इतनी जुर्रात नहीं कि मेरी बीवी की बेइज्जती करे। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये ऐलान था, और इस ऐलान में वो यकीन था जिस पर अबीरा का दिल बेइख्तियार पल भर के लिए ठहर गया था। सबके कहने की बातें हैं, अबीरा ने धीमी मगर कटी हुई आवाज में कहा। नजर एक लम्हे को भी इससे ना हटी, जैसे वो इस लफ्जों को परख रही हो, इन पर यकीन नहीं कर पा रही हो। वक्त आने पर मैं अपनी एक एक बात साबित कर दूंगा। कहने वालों से मैं नहीं हूं, निभाने वालों में से हूं मैं। आर्यन की आवाज में अब नरमी थी, मगर फैसला कुन भी। अबीरा खामोश थी। इस खामोशी में सवाल भी था और यकीन की सी दस्तक भी। क्यों इतनी नाराज हो? जब कह दिया है बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बार बार खुद को इसी मकाम पर लाकर खड़ा कर देती हो? वो खामोश रही, नजरें झुकी हुई थी। आपको लगता है आपकी फुफो जान आपको मेरा रहने देंगी? आवाज चाहकर भी मजबूत न रह सकी। लर्जिश खुद ही इधर आई गई। जिस तरह से वो रो रो कर जोर देकर आपको मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही है, मुझे डर लगता है आर्यन। इस डर का एक दिन आप भी बदगुमान होकर इनके साथ खड़े हो जाएंगे। यहाँ बीरा शिकायत नहीं कर रही थी, वो अपने सबसे बड़े खौफ को लफ्ज दे रही थी, और यही खौफ इस लम्हे को मुकम्मल बना रहा था। बदगुमानी बहुत बुरी चीज है। आर्यन की आवाज धीमी थी, मगर इस धीमेपन में वजन था। ये रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। वो जरा रुका, जैसे लफ्जों को संभाल रहा हो, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खोखला हो। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। नजरें पर टिकी थी, लहजा नर्म मगर पुरयकीन। जिस तरह मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हूँ ना। आवाज में हल्की सी सख्ती दराई थी। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद कब का यकीन कर चुकी होती। खामोशी लौट आई, ऐसी खामोशी जिसमें एतमाद, शक और आमने सामने खड़े थे। अब मेरी जगह कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, समझे आप?
अबीरा ने आहिस्ता से कहा, इसके सीने से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़े हुए लफ्ज जैसे चबाकर निकाले जा रहे हो। हर हर्फ में जिद भी थी और डर भी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं, समझी? आर्यान ने इसके हाथ नरमी से अपनी गिरफ्त में लिए थे, चेहरे पर नजरें जमाई बगैर किसी दावे के एक खामोश सा एहसास से तहफ़्फ़ुज़ दिया था। जिसकी वजह से तुमने रात भर रोकर अपनी आंखों का हशर किया, वो सुबह होते ही यहाँ से जा चुकी है। इशारा परिचय की तरफ था। ये सुनते ही अबीरा के दिल में जैसे कोई बोझ सा हल्का सा हो गया था। सांस जरा सीधी हुई, जैसे तूफान का रुख बदल गया हो। अच्छा हुआ चली गई, वरना यहाँ रहकर आप पर नजरें जमाए रखती हूँ मैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्यानी से देख रहा था, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर। दिल को सुकून इस बात से नहीं बल्कि इस जलन से मिल रहा था जो इसकी मोहब्बत का सबूत थी। मेरी जान, मुझे थोड़ा सा मौका दो, आर्यान ने आहिस्ता से कहा। गहरी सांस के साथ निगाहें लम्हा भर को झुक गई थी। किस चीज़ के लिए? आवाज़ में सवाल भी था और अंदेशा भी। रुशानी को समझाने के लिए वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब तुम्हें यूं हक जमाते हुए देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहे। तो अगर वो मुझे कबूल ना करे तो फिर? रुशानी के लिए मुझे छोड़ देंगे? अबीरा ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। ये सवाल नहीं था, ये खौफ था। कोई अपनी जिंदगी कैसे छोड़ सकता है? क्यों बार बार ये अल्फाज बोलकर मुझे तकलीफ देती हो? प्लीज आज के बाद कभी ये बात मत दोहराना। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक खुद से अलग नहीं कर सकता। ये बात अतल है। लहजा सख्त था मगर आंखों में सिर्फ फिक्र थी। आप गुस्से से बोलकर मुझे डरा रहे हैं? वो आहिस्ता बोली। डर लफ्जों में कम, लहजे में ज्यादा था। मेरी जान, तुम खुद मुझे इस मकाम पर ला रही हो। जब कह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त दो तो मुझ पर यकीन भी रखो। क्या चाहते हैं मुझसे? अब की बार आवाज बिल्कुल साफ थी। बस ये कि तुम पुरसुकून रहो, तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा, रुशाने को भी। बस इसमें वक्त लगेगा। मतलब ये कि अगर वो कभी तुम्हें नजरअंदाज करे या किसी बात पर सख्ती दिखाए तो तुम खामोशी से गुजर जाना। और परिशे? ये सवाल फौरन आया, जैसे दिल में पहले से ही ये नाम था। परिशे का मेरी जिंदगी में होना या ना होना बराबर है, तो फिर खत्म कर दीजिए वो रिश्ता। अबीरा इस बात पर बाद में बात करेंगे, अभी नहीं प्लीज। परिशे का मामला खुद आर्यान के लिए भी उलझा हुआ था। वो जानता था कि अभी इस सिमत जाना ही मजीद शक को जन्म देगा। अभी तुम आराम करो, मैं जरा रोशाने को देख कर आऊं, और अपनी आंखों को रोने मत देना, वरना क्या? रात की खामोशी को याद कर लेना। मनाने के लिए फिर से इसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो हल्की सी सरगोशी के साथ मुस्कुराया था, माथे पर लब रखे और पीछे हट गया। अबीरा शर्म से लाल हुई थी, हाथों में चेहरा छुपा गई थी, मगर दिल अभी मुतमईन नहीं था। आर्यान के लफ्ज मजबूत थे, मगर यकीन को ठहरने के लिए अभी कुछ और दरकार था। कोई एक जुमला, कोई एक अमल जो कहा नहीं जाए, बस महसूस करवाया जाए। इसके जाने के बाद भी अबीरा कुछ देर वहीं खड़ी रही। दरवाज़ा बंद था, कमरा खामोश, मगर इसके अंदर शोर था। यकीन की बातें दिल को छूती जरूर थी, ठहरती नहीं थी। वो जानती थी आर्यान के लफ्ज सच्चे हैं, मगर बाज खौफ लफ्जों से नहीं मरते। वो आहिस्ता से पलटी, बिस्तर के किनारे बैठ गई, उंगलियां आपस में उलझी, नजरें खाली जगह पर टिक गई। दिल मानना चाहता था मगर कहीं अंदर एक अंदेशा सांस ले रहा था, और इसी अधूरी कैफियत के साथ मंजर वहीं थम गया। यारम का घर आते हुए बहुत देर हो गई थी। दोपहर को इसने अपने खास आदमी के हाथ खाना भिजवा दिया था। वो फ़ोन पर अज़िल से भी बात कर ली थी, मगर आते हुए इसे इतनी देर हो जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं था, इसलिए रात का खाना नहीं भिजवा सका। अपने साथियों को सही सलामत देखकर यारम खान बहुत खुश था। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और जिन लोगों ने ये हमला करवाया था इनका हिसाब वक्त के साथ चुकाया जाना था। नई जगह थी, नया चार्ज, नई चीज़ें संभालते हुए ज़रूरत से ज़्यादा ही वक्त लग गया था। थाने से निकलते हुए से ख्याल आया कि ईज़िल भी घर में भूखी होगी। आते हुए यारम ने बाहर से खाना पैक करवा लिया था। इस ईज़िल के खाने पीने पसंद और नापसंद का ज़्यादा इल्म नहीं था, मगर लड़की थी, पिज्ज़ा और बिरयानी तो इसकी पसंदीदा चीज़ें होंगी। यही सोचकर इसने खाना पैक करवा लिया। घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो गया। दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब नहीं लगा। इसने सोचा ईज़िल सो चुकी होगी। अपने साथ घर की चाबी ली और दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ, लॉक लगाकर खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और रूम की जानिब बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला कोई सख्त चीज़ इसके सर पर लगी। यारम बिल्कुल नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। फौरन डंडे को पकड़ लिया। पुलिस वाला इतनी फुर्ती के साथ, ये लम्हा थोड़ा सा हैरान कुन था। ईज़िल ने एक और वार करने से पहले इसे देख लिया था, डंडे को साइड पर फेंकते हुए। वो शर्मिंदा अंदाज में लबों पर हाथ रखे आगे बढ़ती हुई यारम के सर को सहलाने लगी। सॉरी, मुझे लगा अचानक से घर में कोई चोर घुस आया। मुझे नहीं पता था आप हैं। शर्मिंदगी इसकी आवाज़ में वाज़ेह थी। इसने घबरा कर नजरें उठाए फिर फौरन झुका ली, जैसे अपनी हरकत पर खुद ही नादम हो गई हो।
ہاتھ بے اختیار یارم کے سر تک گیا. نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ جیسے اپنی غلطی چھو کر معافی مانگ رہی ہو. یارم لمحہ بھر کو ساکت رہا. دل میں ایک خیال ابھرا بے ساختہ سا. پولیس والے کی بیوی ہو تو ایسی ہی ہونی چاہیے. وہ سر کو ہلکا سا ملتے ہوئے مسکرایا. یار تکلیف کم اور حیرت زیادہ تھی. پاگل لڑکی ایسے شوہر کا استقبال کرو گی؟ وہ کہتے ہوئے نیم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا. لہجے میں ڈانٹ نہیں تھی بلکہ وہ مانوس سا حق تھا جو صرف اپنوں پر جتایا جاتا ہے. دل کے کسی کونے میں خوشی بھی تھی یہ لڑکی خوف سے نہیں حفاظت سے جذبے سے وار کر بیٹھی تھی. نہیں سوری مجھے نہیں پتا تھا آپ ہیں. وہ نظریں چراتے ہوئے بولی. آواز میں گھبراہٹ تھی. ہاتھ ابھی تک اس کے سر کے پاس سے رکے ہوئے تھے جیسے ہٹانے کی ہمت ہی نہ ہو. کندھے جھکے ہوئے تھے اور پیشانی پر ندامت صاف لکھی ہوئی تھی. اوکے پریشان مت ہو, میں ٹھیک ہوں. یارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. سر ذرا سا ایک طرف جھکائے سے یقین دلانے کی کوشش کی جیسے معاملہ واقعی معمولی ہو. ایزل کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر اس کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا اور وہ بے اختیار ایک قدم اس کے قریب آ گیا تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو سکے. پکا اب ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو مجھے سزا دے سکتے ہیں. وہ ذرا جھک کر اس کے چہرے کے قریب آئی. آنکھوں میں شرارت کے ساتھ خلوص بھی تھا. ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ تھی جیسے جان بوجھ کر ماحول ہلکا کرنا چاہ رہی ہو. اچھا پھر تیار رہنا, اسی ڈنڈے سے تمہارے سر پر وار کروں گا. یارم نے مصنوعی سختی کے ساتھ کہا مگر آنکھوں میں چمک تھی. بات ختم کرتے ہوئے اس نے سر کو ایک بار پھر سے چھوا تھا جیسے خود اپنی ہی بات پر ہنس رہا ہو. وہ کپڑے الماری سے نکالتا ہوا بے فکری سے واش روم کی طرف بڑھ گیا. یارم کے دل میں ایزل کی بہادری اور اس معصوم سی شرارت پر ایک عجیب سا فخر ابھرا. یہ لڑکی خوف میں نہیں ذمہ داری میں وار کر بیٹھی تھی اور یہی بات اسے اندر ہی اندر خوش کر گئی تھی. ایزل وہیں کھڑی ڈنڈے کو گھور رہی تھی. ہون بھیجے ہوئے تھے, ماتھا ذرا سا سکڑا ہوا جیسے ساری غلطی اس کی بے زبان ڈنڈے کی ہو جو خود چل کر یارم کے سرچا سے جا لگا ہو. اتنی بہادری دکھانے پر ویسے آپ کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی. ایزل نے پل بھر کو آنکھیں گھما کر چھت کی طرف دیکھا. ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی مگر فوراً خود کو سنبھال لیا. ایک کام کرو, میرے آنے سے پہلے تحریر لکھ دو. تمہاری تعریف مجھے بولنی ہے. میں باہر آ کر بول دوں گا تاکہ تمہارے تڑپتے ارمانوں کو سکون مل جائے. یارم کی آواز واش روم سے آئی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کے ساتھ. واش روم میں چپ کر کے نہایا کریں, واش روم میں بولنا گناہ ہوتا ہے. وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی. ہنسی کو بمشکل روکے ہوئی تھی. ٹھیک ہے قاری صاحبہ, ٹیبل پر کھانا رکھا ہے, نکالو, میں آ رہا ہوں, بہت بھوک لگی ہے. یارم نے لاپرواہی سے جواب دیا جیسے یہ روز کا معمول ہو. اوکے بھوک تو مجھے بھی لگی ہے, کیا لے کر آئے ہیں؟ ایزل کے چہرے پر فوراً چمک آ گئی تھی. وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی. قدموں میں بے ساختہ خوشی تھی. شاور لے لو یا اسے ایسے ہی باہر آ کر تمہارے ساتھ چل کر کھانا کھاؤں؟ یارم کی آواز میں جان بوجھ کر چھیڑ تھی. لے لیجیے, اتنی ہمت آپ میں نہیں ہے. وہ پلٹ کر بولی, دانت نکالتے ہوئے. آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی. جس دن ہم ہمت دکھائی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی, سوچ کر بولا کرو. یارم نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا مگر لہجہ سب کچھ کہہ رہا تھا. اللہ کرے کبھی وہ دن آئے. یہ بار اس نے دل میں کہا تھا. ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ آہستہ قدموں کے ساتھ روم سے باہر نکل گئی تھی. دل میں بے نام سی خوشی تھی. ایزل تیزی سے سوچتے ہوئے ٹیبل کی جانب آئے. نگاہ پڑتے ہی قدم خود بخود چھٹک گئے. سامنے بریانی, منی پیزا, ڈرنک اور کچھ فروٹس سلیقے سے رکھے ہوئے تھے. وارے میرے کھڑوس ڈی ایس پی کو آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے. وہ بے اختیار مسکرائی. بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے خوشی سے ہلکے ہلکے چٹخارے لینے لگی جیسے ذائقہ ابھی سے محسوس ہو رہا ہو. ایزل نے آستینیں ذرا سی اور چڑھائی اور پوری توجہ سے برتن نکالنے لگے. ہر چیز ترتیب سے رکھتی گئی. چمچ سیدھا کیا, پلیٹوں کا فاصلہ درست کیا جیسے یارم کے آنے سے پہلے سب کچھ مکمل ہونا ضروری ہو. یارم آ کر رک گیا. ایک سرسری سی نظر میز پر ڈالی. ترتیب, صفائی اور اہتمام, سب کچھ اس کی نظر میں آ گیا. دل میں تعریف آئی مگر ہونٹوں تک آنے سے پہلے ہی رک گئی. ایزل اس وقت اپنا فیورٹ کھانا بھی بھول چکی تھی. یارم بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں سامنے آ چکا تھا. پٹھانی گورا رنگ اور بلیک کلر کا امتزاج آنکھوں کو ٹھہرنے پر مجبور کر رہا تھا. کثرت سے ابھرے ڈولے ہاف ٹی شرٹ کے نیچے نمایاں تھے اور ایزل نے محسوس کیا کہ اس کی سانس کی رفتار ذرا سی بگڑ گئی ہے. یارم نے کرسی کے پیچھے کھینچی اور بیٹھ گیا. ایزل وہیں کھڑی رہ گئی. ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر رکھا, انگلیاں بے دھیانی میں لکڑی پر پھسلتی رہی. پلکیں چپکنا بھول چکی تھی. نظریں اس پر جمی تھی جیسے لمحہ بھر کو وہیں رک گیا ہو. محترمہ, ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ, دو بھوک لگی ہے کھانا. اس نے سر ذرا سا اٹھایا. نگاہ سیدھی ایزل پر ڈالی. لہجے میں جان بوجھ کر سادگی رکھی گئی تھی. ایزل چونکی, پلکیں ایک دم چھپکی جیسے خود کو کسی اور ہی خیال سے واپس کھینچا ہو. ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی. بھوک لگی ہے؟ ابھی بھوک کے علاوہ اور بھی کچھ محسوس ہوتا ہے؟ وہ پلیٹ کی طرف جھکتی ہوئی بولی مگر نگاہ اب بھی اس پر ٹکی ہوئی تھی. آواز میں ہلکی سی چڑ تھی. یارم نے چمچ اٹھایا, سکون سے بریانی کو ہلایا جیسے بات معمولی ہو. میرے خیال سے تو نارمل انسانوں کو بھوک ہی لگتی ہے.
इसने कंधे उचकाए लहजे में लापरवाही थी। एजल ने चम्मच मेज पर रख दिया था, जिस्म सीधा किया, अब हमें ज़रा सी ऊपर उठी। आंखों में अब शरारत थी, और वो वाली शरारत जो जानबूझकर छेड़ के लिए की जाती है। नहीं, नॉर्मल इंसानों को और भी बहुत कुछ महसूस होता है जो शायद आप में डाउनलोड ही नहीं हुआ। वो झुककर इसके करीब बोली, आवाज़ धीमी मगर तन साफ था। यारम ने चम्मच रोक दिया, निगाह आहिस्ता आहिस्ता प्लेट से उठाकर इस पर जमाई। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में सवाल, मतलब कुछ भी नहीं। इज़ल ने बात टालने के अंदाज में कहा। वो फौरन नजर झुकाए। आवाज़ में वो हिचकिचाहट थी जो दिल की बात छुपाते वक्त आ जाती है। हकीकत ये थी कि इसे सिर्फ यारम के पास बैठना था। वो खामोश थी, करीब मगर हदूद में। वो इस वक्त गैर मामूली तौर पर संजीदा और पुरकशिश लग रहा था, और इज़ल के दिल में एक बेनाम सा एहसास जाग उठा था जिसे वो खुद भी पूरा समझ नहीं पा रही थी। भूख अपनी जगह मौजूद थी, मगर दिल किसी और तरफ उलझा हुआ था। इसलिए ना पिज़्ज़ा में दिल लगा, ना ही बिरयानी में। इसने जानबूझकर चेहरे पर संजीदगी तारी की। खाना निकालते हुए हाथ जरा सा ठहर ठहर कर चला रहे थे। प्लेट यारम के सामने रखते वक्त निगाहें नहीं उठी थी। फिर वो खुद आकर बैठ गई। लब हल्के से भींचे हुए थे, कंधे साकत, और दिल में एक ऐसी कैफियत जिसे लफ्जों में कहना मुमकिन नहीं था। तुमने खाना नहीं खाना? यारम ने बिरयानी का निवाला मुंह में रखते हुए कहा। आंखें एजल पर जमी हुई थी और चम्मच हल्का सा प्लेट पर टकरा रहा था। मैडम, मैंने पूछा खाना नहीं खाना तुम्हें? यारम ने फिर से पूछा था। नहीं खाना है, एजल मुंह बसूरे बोली थी। क्यों, रोजा रखा हुआ है? यारम ने छेड़ने वाले अंदाज में जवाब दिया था। एजल ने घूर कर देखा। नहीं, खाने की बचत कर रही हूँ, कहीं आपका मेरे खाने से कंगाल ही ना हो जाए। एजल ने चिढ़ते हुए कहा। नजर थोड़ी नीचे कंधे पर मामूल से आगे को झुकी हुई थी। लहजे में नाराजगी भी थी, और मगर साथ साथ दिल में छुपी हल्की सी तड़प और बेचैनी भी नुमाया थी। वो चाह रही थी कि इसकी बात सुन ली जाए, मगर चेहरे पर वो नर्म तासुरात भी नजर आ रहे थे जो दिल के अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रहे थे। एजल को उसकी खामोशी पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को हल्का सा चेहरे के करीब लाई, थोड़ा सा रुख मोड़ कर चूर निगाहों से यारम की तरफ देख रही थी, जबकि यारम बिना कोई जवाब दिए नजरें झुकाए खाना खाए जा रहा था। यारम की नासमझी से कुछ ज्यादा ही चढ़ा रही थी। जितना मासूम दिखाई देता है इतना मासूम है नहीं, मीसना घुन्ना कहीं का। एजली सोच रही थी, नजरें थोड़ी नीचे हल्की सी झुंझलाहट के साथ चेहरे के जाविये बदलते हुए। मुझे गालियां दे रही हो? वो निवाला मुंह में डालकर नजरें प्लेट पर जमाए बोला। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको गालियां क्यों निकालूंगी? हड़बड़ाकर घबराहट के साथ कहा, जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई हो। इसने दिल में सोचा, क्या ये गरीब का इल्म जानता या क्या ये गायब का इल्म जानता है? इतनी देर से मुंह को ताला लगाकर बैठी हुई दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर सोच रही होगी, क्योंकि चुप रहना तुम्हारी फितरत नहीं है, यारम ने आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में कहा। दिल में उठने वाले सवाल का जवाब मिलते ही एजल की आंखें जैसे बाहर आने को थी। जल्दी से वो पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा गई। यारम पुरसुकून सा बैठा इसे खामोशी से देख रहा था। एजल ने धीरे से कहा, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा बोलने को। यारम ने नजरें उठाए बगैर पूछा, क्यों? ना बोलने की कोई खास वजह? एजल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर नजरें यारम पर जमाकर आहिस्ता से बोली, आपसे एक बात पूछूं? सच सच बताएंगे? इसकी आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट थी। यारम ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए बेपरवाह अंदाज में कहा, पूछो, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। एजल ने एकदम बात कर दी। क्या आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? सवाल गैर मुतवक्को था। यारम के गले में पानी अटक गया। वो खांसने लगा था। कहाँ? इसने सांस संभालते हुए कहा। कहाँ से लाती हो ऐसी अजीबोगरीब सवालात? एजल जरा आगे को झुकी बच्चों जैसे जिद्दी लहजे में बोली, प्लीज बताए ना, आपका कहीं चक्कर चल रहा है? यारम ने ग्लास मेज पर रखा। नहीं, मेरा कहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। इसके चेहरे पर हंसी की हल्की सी लकीर उभरी थी। गुस्सा कम था, हैरत ज्यादा। मगर वो यारम था, हंसी को जाहिर करना इसकी आदत ही नहीं थी। एजल ने आहिस्ता से पूछा, तो फिर क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगती? इसके चेहरे पर साफ उदासी उतर आई थी। यारम ने फौरन इसकी तरफ देखा। मैंने कब कहा कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती? एजल के चेहरे पर यकदम रोशनी सी फैल गई थी। मतलब मैं आपको अच्छी लगती हूँ? वो खुशी से बेख्तियार बोल उठी थी। एक ही लम्हे में इसके चेहरे पर खुशी के कई रंग बिखर गए थे। अगर आप चाहें तो अगला मुकालमा भेज दें, मैं इसी लेवल पर सिर्फ पॉलिश और एहसास के साथ सेट कर दूंगी। यारम ने नजर भरकर इसे देखा। पता नहीं क्यों, मगर यारम को यह लड़की हंसती चहकती ही अच्छी लगती थी। इसका चेहरा उदासी के लिए बना ही नहीं था। यारम तस्लीम नहीं करना चाहता था, मगर इसकी हिचकिचाहट, इसकी बेवकूफियां, इसका बचपना आहिस्ता आहिस्ता यारम की जिंदगी में अहमियत अख्तियार कर चुके थे। इसकी खामोशी यारम को अच्छी नहीं लगती थी। यारम अभी इसके एहसास को कोई नाम नहीं दे रहा था। वो मानने को तैयार नहीं था, मगर हकीकत यही थी कि एजल की सच्ची मोहब्बत कहीं इसके लिए पुराने जख्मों पर मरहम रख रही थी, और कहीं इसे खुद पर दोबारा यकीन दिलाने लगी थी। यारम एजल की अदाओं से तो नहीं बच पा रहा था। अब इसकी मोहब्बत से कब तक बच पाता है, ये वक्त ही बताता है। एजल ने यारम की नजरों को गैर हाजिर पाकर भरपूर फिर पूछा, प्लीज नाम बताएं, मैं आपको अच्छी लगती हूँ? आंखों में तजस्सुस साफ छलक रहा था। यारम ने हल्के से कंधे उचकाए। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो।
एज़िल की हंसी एकदम से गायब हो गई। आप मुझे हंसता हुआ नहीं देख सकते, इसने शिकवे से कहा था। क्या मिलता है आपको मुझे यूं तंग करके? या तो कह दें कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, या कह दें कि मैं आपको बुरी लगती हूँ। बीच में लचका देते हैं। मैं सोच सोच कर थक जाती हूँ, आपकी बात का मतलब क्या है? यारम ने बेनियासी से जवाब दिया, जब पहले से ही दिमाग बहुत कम है, इतना सोचने की क्या जरूरत है? सुकून से खा पी कर आराम कर लिया करो। एज़िल ने इस बार संजीदगी से कहा, आप मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते? जिंदगी में खाने पीने के अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लहजे में इस बार मजाक नहीं था। यारम ने नजरें उठाकर इसके उदास चेहरे की तरफ देखा और खामोश रह गया। इसने जरा सख्त लहजे में कहा, हाथ कदरे झुकाए हुए, कंधों में तनाव था और आवाज में हल्की लरजिश थी। पता है, एक लड़की को अपने शौहर की मोहब्बत चाहिए होती है, इसका वक्त चाहिए होता है। वह बोलती जा रही थी, होंठ थोड़े से कपकपाए हुए थे और निगाहें जमीन पर जमी थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। एक लड़की शादी से पहले भी खाना खाती है, कपड़े पहनती है, इसके पास बहन भाई भी होते हैं, माँ बाप भी, एक घर भी होता है। इसने एक लंबी सांस ली, हाथ आहिस्ता से कुर्सी के किनारे पर रखे और बात आगे बढ़ाई। शादी के बाद अगर कुछ बदलता है तो वो होता है शौहर की मोहब्बत। इसका कीमती वक्त। आवाज अब आहिस्ता हो गई थी, आंखें थोड़ी सी नम थी और वो खुद से झुककर खाने के बर्तन के पास हाथ रख रही थी। और मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ बदला है। इसने निगाहें आहिस्ता से ऊपर उठाई और एक झुंझलाहट सा दिल में महसूस की। मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मुझ में कमी क्या है, मगर कमी तो है ना, जो आप मुझे यूं नजरअंदाज करते हैं। वो एकदम संजीदा हो गई, कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर कुर्सी को पीछे धकेल दिया और बगैर खाना छुए नम आंखों के साथ वो वहां से उठी और कमरे की तरफ तेजी से भागी थी। यारम ने नर्म मगर दर्द आवाज में पुकारा, एज़िल मेरी बात तो सुनो। इसकी निगाहें एज़िल के पीछे जमी रही, चेहरे पर दर्द और मायूसी साफ नजर आ रही थी। एज़िल ने पीछे मुड़ने की जहमत नहीं की थी, बस तेजी से रूम की तरफ दौड़ गई। पांव बेतरतीब, नजरें नीचे, दिल धड़क रहा था। यारम खामोश रहा, लेकिन अंदर एक तड़प और बेबसी छुपी थी। कमी तुम में नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो यारम। आंखें बंद की, ठंडी सांस छोड़ते हुए सोचा, तुम्हारी अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी होती है, मगर क्या करूं, मैं बेबस हूँ। तुमसे पहले ये खूबसूरत जज्बे में मैं किसी और के नाम कर चुका हूँ। वो दोनों हाथों से माथे को रगड़ते हुए सोच रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सांसें लेते हुए। दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? क्यों ऐसी लड़की को लाकर मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया जिसका कोई कसूर नहीं, फिर भी वो सजा भुगत रही है। वो खुद को मलामत करता रहा, फिर अचानक गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। आवाज नहीं उभरी थी, दिल के अंदर कुछ टूट गया था। इसने एक नजर टेबल पर सजे खाने को देखा। कुछ खाए बगैर एज़िल रोती हुई टेबल से उठी और चली गई थी। ये मंजर यारम के दिल को और तकलीफ दे रहा था। आखिर में इसका अजनबी शहर में कोई नहीं था यारम के सिवा। वो गहरी सांस लेते हुए एक डिश में खाना रखते हुए एज़िल के लिए रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने रूम में कदम रखा, एज़िल को ऊंधे मुंह बेड पर लेटे हुए देखा। वो रो रही थी, इसका जिस्म हिचकियां लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। एज़िल प्लीज उठकर खाना खाओ। वो टेबल पर खाना रखते हुए एज़िल के करीब आकर खड़ा हुआ। एज़िल ने कोई जवाब नहीं दिया। एज़िल, तुम मेरी बात सुन रही हो? नरमी से पूछा। नहीं, रोते हुए एक रुका सा जवाब दिया। प्लीज उठकर खाना खाओ। वो नरमी से बोला, खाने से नाराजगी रखना गुनाह है। बेड से हल्का सा सर उठाया, आंखें रोने से भारी और सुर्ख थी। और बीवी को प्यार से न देखना, इसे खुद से दूर रखना, ये सवाब है, सदका जारिया है। इसके लहजे में तन साफ छलक रहा था। नहीं, वो भी गुनाह है। हर गहरी सांस लेते हुए आहिस्ता से बोला, वो तो ठीक है, अल्लाह ताला आपको ये गुनाह माफ कर देगा, तो भी मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगी, मुझे भी माफी मिल जाएगी। वो जिद्दी बच्चे की तरह तकिए पर सर रखकर लेट गई थी और कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बच्चों जैसी बातें मत करो, यारम ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा था। एज़िल अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। नजर यारम के चेहरे पर जमी हुई थी। बच्चों जैसी बातें? सच में आपको मेरी बातें बच्चों जैसी लगती हैं? एज़िल अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। आंखों में नाराजगी और सवाल था। मुझे आपका नजरअंदाज करना भी कबूल है, मगर मेरी गलती तो बताएं। कम से कम इतना तो कहें कि एज़िल तुम ऐसी बन जाओ, फिर मैं तुम्हें पसंद करूंगा। एज़िल आपके मयार पर पूरा ना उतरे तो फिर कहिएगा, मगर नहीं, आपको मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। यारम खामोश था, जैसे पूरी तरह इसके दिल का दर्द सुनने के बाद जवाब देना चाहता हो। अब पत्थर के बनकर चुप क्यों खड़े हो? जवाब देना, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? एज़िल बेड से उतरकर इसके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ सीने पर बांधे, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट से सवाल कर रहा हो। चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा था। आंखों में सवाल और मायूसी दोनों झलक रहे थे। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस रिश्ते का हर फर्ज निभाऊंगा। इसके लहजे में नरमी और यकीन था, आंखों में सुकून और दिल की संजीदगी छलक रही थी।
जैसे वो हर बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो और बस चाह रहा हो कि एजल भी सुकून से इसे सुन ले। कितना वक्त, वो दो टोक बोली थी, चेहरे पर हल्की सी सख्ती और नजरें सीधी इस पर जमाती हुई थी, जैसे जवाब में कोई बहाना कबूल ना हो। प्लीज यार आराम से बैठ जाओ, ऐसे उस्तानी बनकर पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा। यारम के लम्हों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, नजरें इसके चेहरे पर टिकी हुई थी, नर्म लहजा था, जैसे बात को टालने की कोशिश कर रहा हो। जरूर आराम से बात करती, अगर आप ट्रस्ट के लायक होते। अच्छी तरह जानती हो कि अगर एक बार यहाँ से बात कट गई तो दोबारा कब शुरू होगी, नहीं जानती। एजल अपना रोना धोना, अपना दिल, अपना दुख भूलकर बच्चों की तरह जिद लगाते हुए यारम के सामने खड़ी थी। अब शादी कर ली है, प्यार कर लिया है तो यकीन भी करो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। वो बेड पर बैठ गया था, अंदाज ऐसा जैसे बात को किसी भी तरह टाल कर ख़त्म करना चाहता हूँ। एजल 2 कदम और करीब आ गई, इतनी करीब कि इसकी सांस यारम के चेहरे से टकरा रही थी। आंखों में गुस्सा था और लहजे में जब्त। यारम बेड पर बाजू पीछे की जानिब रखते हुए ज़रा सा पीछे को झुक गया था। देखिए मिस्टर यारम खान, किसी भूल में मत रहिएगा, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, मगर आपके रंग ढंग देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप पहले से ही किसी और में दिलचस्पी रखते हैं। उसने उंगली उठाई, वार्निंग नहीं की थी, बल्कि फैसला था। एजल मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। वो इसकी बात काटते हुए अब उंगली अब भी उठाए, चेहरा इसके करीब झुकाए खड़ी थी। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एजल खान हूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं कि जिस शख्स को मैंने पहली नज़र में मोहब्बत का नाम दिया वो अपनी मोहब्बत किसी और के नाम कर चुका हो और मेरे हिस्से में एक टूटा हुआ दिल लिए शख्स आया है। ये महज बोले गए जुमले नहीं थे। एजल की आंखों में गुस्सा दहक रहा था, जिससे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। यारम नजरें एजल पर जमाए बैठा था, मजबूत दिल के अंदर अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। एजल नजरों में कुछ ऐसा था जिसने इसे हैरान कर दिया था। वो पीछे हटकर बेड पर जाकर बैठ चुकी थी, खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक ताकत, एक सच्चाई छुपी हुई थी जो यारम के दिल पर गहराई से असर कर गई थी। वो सोच रहा था, ये कैसा लम्हा है कि एक नज़र इतने सवाल और इतने एहसासात पैदा कर सकती है। क्या समझो तुम मुझे धमका रही हो? इसने इसकी तरफ देखे बगैर सवाल किया था, दिल में अचानक उठने वाली घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए खुद को संभाल कर बोला था, नहीं, मैं बता रही हूँ, इसे धमकी समझे या कुछ और, मगर सच यही है। लम्हा भर के लिए मान लो कि हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो क्या करोगी? ये सवाल संजीदगी से पूछा गया था। वो अपनी जगह साकत बैठा था, पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे वो महज ये जानना चाहता हो कि अगर कभी इसके दिल पर एक ये हकीकत खुल गई तो वो क्या करेगी। कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, अपनी जान ले लूँगी। खुदकुशी हराम है, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम जानती हो ना इसकी सज़ा क्या होती है? ये हर सज़ा, ये हर खौफ खुदा मुझे सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाया जा रहा है? आपके लिए कुछ नहीं है? आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? एजल ने पलटकर बेड पर बैठे बैठे इसकी जानिब देखा, जबकि दूसरी तरफ रुख किए खामोश बैठा था। इसने ऐसा तो नहीं कहा था, बस एक सवाल पूछा है। मैं इससे नाराज होने वाली कोई बात नहीं। इसका लहजा बज़ाहिर संभाला हुआ था, मगर अल्फाज में एक अजीब सी बेतरतीबी थी, जैसे बात वो एजल से कर रहा था और जहन कहीं और उलझा हुआ था। वो बोल रहा था, मगर इसकी आंखों में वो तवज्जो नहीं थी जो पास बैठी हुई औरत मांग रही थी। एजल, मैंने भी तो जवाब ही दिया है। आप खौफ खुदा क्यों नहीं है? आपको खौफ खुदा क्यों नहीं है? आपको अल्लाह ताला से डर क्यों नहीं लगता? आप अपने फ़र्ज से पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपका फ़र्ज है मेरा ख्याल रखना। यारम, तो मैं तुम्हारा ख्याल रख तो रहा हूँ, कहाँ कमी है? एजल, अपने दिल से पूछे कमी कहाँ है? यारम, प्लीज़ एजल, बस कर दो यार, बात को मत खींचो। एजल, ना मैं खींच रही हूँ, ना मुझे कोई शौक है बात बढ़ाने का। वैसे किनायत कर दे, मेरी वापसी की टिकट कंफर्म करवा दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। वैसे बोली जैसे कोई फैसला सुना रही हो। यारम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से आई हो, अब यहीं रहोगी मेरे साथ। एजल, क्यों, कोई ज़बरदस्ती है? यारम, बिल्कुल है, बीवी हो मेरी तो मेरे साथ ही रहो। वो पूरे हक से बोला था और अब ना कोई बहस, ना कोई नई बात। उठो, उठकर खाना खाओ। एजल, नहीं, मुझे नहीं खाना। यारम, मुझे लड़कियों का इस तरह सरकश और सिद्धि होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फौरन अपनी जगह से उठा, एक ही लम्हे में इसका हाथ थामा और ज़बरदस्ती इसे सोफे पर बिठा दिया। तेज कदमों से साइड टेबल तक गया, खाने की ट्रे उठाई और सामने रख दी। एजल, मुझे भी शौहर का अनरोमांटिक होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आप अनरोमांटिक हैं। मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, आप भी मुझे बर्दाश्त करें। आज तो फुल ऑन गुस्से वाले मूड में थी। यारम को टका टिका कर जवाब दे रही थी, हाथों को समेट कर गोद में रखे हुए, नजरें और रुख दूसरी जानिब किए बैठी थी। इसका जवाब सुनकर बेख्तियार यारम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ आई, जो फौरन छुप गई। यारम, खाना खाओ। एजल, भूख नहीं है मुझे। यारम को देख के बगैर जवाब दिया था। यारम, खाना खाओगी तो लग जाएगी।
बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। इसके सामने पिज्जे का टुकड़ा करते हुए इसने कहा। एजिल को भूख लगी थी, इस खुशबू से भूख को मजीद भड़का दिया था। एजिल, बच्ची नहीं हूँ मैं। यारम, मगर हरकतें तो बच्चों जैसी है ना। यारम की बात पर एजिल ने मुंह बसोड़ते हुए से देखा। यारम और मैं नॉर्मल हूँ, तुम थोड़ी ज्यादा रोमांटिक हो, इसलिए तुम्हें मैं अनरोमांटिक लगता हूँ। यारम ने अपने झूठ को सच बताते हुए निवाला इसके मुंह में डाल दिया था ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखे, मगर एजिल अपनी बात पूरी किए बगैर कहाँ रुकने वाली थी। जब से शादी हुई है कब आपने 2 प्यार के लफ्ज बोले हैं? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं। बावजूद इसके कि मैं खामोश हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हैं, तो मुझे अफसोस है कि आपके नॉर्मल होने पर। प्लीज़ आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टाइम बहुत हो चुका है, खाना खाओ ताकि हम आराम कर सकें। वो एजिल से जान छुड़वाते हुए बोल रहा था। एजिल की बातों का इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था वो सच बोल रही है, और ये सोच कर अंदर से थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा था कि सच्चाई को कब तक झुटलाया जा सकता है। आप कर लें आराम, मैं तो सारा दिन भी आराम ही करती रहती हूँ। गुस्सा अभी तक बरकरार था। यारम ने इसकी जानिब गहरी नजरों से देखा। इसलिए कह रहा था तुम यहाँ बोर हो जाओगी, मगर तब तुम्हें आने की जल्दी थी और घर वालों को तुम्हें भेजने की जल्दी थी। अब मुझे भी ताने दे रही हो। एजिल, हाँ तो इसीलिए कहा था टिकट करवा दे मेरी, सुबह वापस चली जाऊंगी। फौरन से जवाब दिया जैसे पहले से सोच रखा था। यारम ने नजरें इस पर जमाए रखी, खामोशी से इसकी हरकत और लहजे का अंदाज देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही कह रही हूँ, आप मुझे वापस भेज दें, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ रहकर मैं फजूल में आपका दिमाग खाती रहती हूँ। यारम की नजरें सख्त हो गई, होंठ भिंच गए और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। जब गले पड़ गई हो तो फिर दिमाग खाओ या फिर जान, क्या फ़र्क पड़ता है? आज के बाद जाने के बाद कोई बात की तो पहाड़ों से नीचे उठाकर नीचे फेंक दूंगा, फिर यहाँ पर रूह बनकर दीवारों में घूमती रहना। यारम को एजिल की फिर से जाने वाली बात सुनकर अचानक बहुत बुरा लगा था, मगर अपने ही दिल में सवाल उठने लगा था कि इस एजिल के जाने वाली बात सुनकर बुरा क्यों लग रहा है। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए वो आहिस्ता से उठा और रूम से बाहर निकल गया। एजिल कुछ नहीं समझा, मगर इसका यूं खामोशी से उठकर जाने का अंदाज इसे पसंद नहीं आया था। खड़ूस इंसान, वह हल्की आवाज में बड़बड़ाई, फिर एक नजर खाने पर डाली। अपना मनपसंद खाना सामने था और अब वो खुद को रोक नहीं पाई थी। इसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में यकीन कर रही हो कि वो वाकई जा चुका है। अगले ही लम्हे बिरयानी और पिज्ज़ा के साथ पूरा इंसाफ शुरू किया था। भूख भी शदीद थी और सामने इसकी पसंदीदा चीज़ें थी। वो खाने से ज़्यादा देर नाराज रहने वालों में से नहीं थी। इंशा आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। फ़ोन इस्तेमाल करते करते एक तरफ रख दिया था, मगर जहन इसकी स्क्रीन से कहीं आगे निकल चुका था। आईने में अपनी ही आंखों से नजरें मिली तो पल भर को ठिठक गई, जैसे दिल किसी ही अनकही बात पर रुका हुआ हो। इसी लम्हे नीचे से मोरे की आवाज़ उभरी। इंशा, जी मोरे, बेटा नीचे आओ। जी अभी आई। इंशा ने ज़रा जल्दी में बाल दुरुस्त किए, दुपट्टे का किनारा संभाले वो बगैर देखे सीढ़ियाँ उतरने लगी, मगर जैसे ही इसकी नज़र सोफे पर बैठी एजिल की अम्मी के साथ सारन पर पड़ी थी, कदम वही मुजम्मद हो गए। सांस हल्की सी अटक गई थी, दिल की धड़कन जैसे एकदम तेज हो गई थी। उंगलियां खुद ब खुद दुपट्टे को दुरुस्त करने लगी, जैसे वो अपने आप को संभाल रही हो। एजिल के मोरे और इंशा के मोरे आपस में बातों में महू थी, मगर सारन की नजरें तो सीधी इंशा पर ठहरी हुई थी। इंशा के होंठों पर एक रस्मी सी मुस्कुराहट आ गई, मगर अंदर कहीं उलझन सी फैल गई थी। ऊपर वापस चली जाए या नीचे आकर सबके सामने खुद को मामूल पर रखे। मोरे की मौजूदगी का ख्याल आया तो हल्की सी घबराहट के साथ उसने दुपट्टे का पल्लू उंगली में लपेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? इसने एजिल की अम्मी के सामने आकर अदब से कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? एजिल की माँ ने प्यार से इसे उठाकर गले लगाया। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद इंशा वहीं इसके पास बैठ गई। दिल अब भी जोरों जोर से धड़क रहा था, मगर सारन की गहरी और वो शरारती नजरें इंशा को साफ महसूस हो रही थी। वो उसे देख रहा है। दोनों बड़ी ख्वातीन बातों में मसरूफ थी, मगर सारन की तवज्जो कहीं और थी। इसकी मुस्कुराती नजरों की तपिश इंशा को शर्मा कर लड़सा गई थी और वो इस कैफियत से नजर अंदर ही अंदर लुत्फानंदोज हो रहा था। एजिल की माँ यारम की माँ से मिलने की ख्वाहिशमंद थी और सारन ने जानबूझकर काम से छुट्टी ली थी। घर में ड्राइवर मौजूद था, मगर ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इंशा को देखना, इस लम्हे को जीना, यही इसका असल मकसद था। सारन की नजरों से बचने के लिए इंशा अचानक उठ खड़ी हुई। मैं किचन में होकर आती हूँ, इसने नजरें झुकाए कहा। इसे अंदाजा नहीं था कि इसका ये मामूली सा कदम इसे और ज्यादा मुसीबत में डाल देगा। कुछ देर बाद सारन भी फोन का बहाना बनाकर उठा और इसी सिम चल पड़ा। वो दोनों बड़ी ख्वातीन इस कदर बातों में मगन थी कि इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बाखबर थी। इंशा किचन का एक बेमकसद सा चक्कर लगाकर वापस अपने कमरे में आ गई। दिल अभी तक बेतरतीब धड़क रहा था। वो दोबारा सारन की निगाहों का सामना नहीं करना चाहती थी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी,
ज़्यादा से ज़्यादा मोरे से डांट ही तो पड़ेगी। इसकी नज़रों से बचने के लिए मोरे की डांट खा लेना ज़्यादा आसान है। वो दिल में खुद को समझाकर मुतमईन हुई, दुपट्टा आहिस्तगी से उतार कर सोफे की पुश पर रख दिया और फ़ोन हाथ में लिए बेड पर लेटने वाली थी कि अचानक सामने नजर पड़ी। बेड के किनारे पर पूरी बेफिक्री से पाँव लटकाए टांग पर टांग रखे सारम मौजूद था। आ इसकी चीख में खौफ और हैरत दोनों की आमेज़िश छलक रही थी। इंशा के दिल की धड़कन जोर से चल रही थी, हाथ थरक रहे थे। प्लीज़ चीखो पुकार से गुरेज करें, वरना नीचे बैठे बुजुर्ग ख़वातीन मेरे बारे में क्या सोचेंगी। वो दांत निकालते हुए से खामोश रहने का इशारा कर रहा था और कमरे की हवा में घबराहट की हल्की लहर महसूस हो रही थी। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? इंशा की आवाज़ में खौफ और हैरत का इम्तजाज था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारम को सामने देखकर इसकी जान से निकल गई थी। उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि सारम इस रूम तक पहुंच सकता है। वो सोच रही थी ये शख्स इतने सुकून से बगैर देखे कैसे अपने कदम इस कमरे तक ले आया है, जबकि वो खुद सिर्फ इससे बचने के लिए आई थी। तो यहाँ पूरे जनाब सारम इसके सामने बैठे थे। वो बगैर जवाब दिए मुस्कुरा रहा था। आप अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाए, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। इंशा ने बड़ी बहादुरी से कहा, मगर हाथ लरज रहे थे और दिल धड़कने की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। अच्छा तो आप चिल्लाएंगी, चलिए जल्दी से चिल्ला कर दिखाएं, सारम ने आहिस्ता से कहा और कदम बढ़ाकर इंशा के करीब आ गया। वो मैं सच में चिल्लाऊंगी। इंशा की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी और वो एक कदम पीछे हटी। हाँ तो चिल्लाएं, किसने मना किया है? सारम की आंखें इसकी आंखों में जा मिली थी। वो हल्के मुस्कुराते हुए हर कदम करीब बढ़ा था। इंशा ने कदम पीछे खींचे, हाथ थोड़े से कपकपाए और सांस काबू में रखने की कोशिश की। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर सारम ने हैंडल पर हाथ रखकर राह फरार बंद कर दी। इसी मासूमियत ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। आज तो मैं बात किए बगैर नहीं जाने वाला नहीं हूँ, सारम ने दिल में सोचा था। प्लीज मुझे जाने दे। इंशा की आवाज़ हल्की सी थी और इसकी आंखें खौफसदा नजर आई थी। सारम ने नरमी से इसे देखा। दिल में तरस उठ रहा था, मगर आज वो अपनी बात कहे बगैर नहीं रह सकता था। इंशा मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जा सकता। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनना चाहती? हर बार नज़रअंदाज कर देती हो, वो नरमी से बोल रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दें। इंशा सारम की बात को नज़रअंदाज करते हुए बेकरारी में हैंडल घुमाने की कोशिश कर रही थी। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। सारम की ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर वो खौफसदा हो गई थी। आंखें सख्ती से बंद किए हुए वो मुठियाँ भींचने खड़ी थी। इसने अपनी सांस ऐसे रोकी हुई थी जैसे इसके सामने कोई जिन खड़ा हो जैसे निगल जाएगा। इंशा की हालत ने सारम के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट ले आई। वो चंद लम्हे से यूं ही देखता रहा, आंखें बंद मुट्ठियों में जकड़ी हुई थी। घबराहट सांस रोके खड़ी एक मासूम सी लड़की डिजिटल दौर में भी कोई इतना सादा हो सकता है, यह ख्याल इसके जहन में उभरा। शायद कड़ी निगरानी थी जिसकी वजह से वो इसे अब आज भी बाकी लड़कियों से अलग रखा हुआ था, और शायद यही बेसाख्ता मासूमियत थी जिस पर वो कब का अपना दिल हार चुका था। प्लीज मुझे जाने दे, अगर मुझे ऊपर आ गई तो फिर क्या होगा? इंशा की आवाज़ हल्की हल्की कपकपा रही थी। आंखों से आंसू जमे हुए हाथ बेख्तियार हिल रहे थे। आ जाएंगी तो क्या होगा? जान से तो नहीं मारेंगी ना? मैं आपसे बस बात करना चाहता हूँ, सारम ने आहिस्ता नर्म लहजे में कहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, ना ही आपसे शादी करनी है। बात खत्म हो गई, मुझे जाने दे प्लीज। इंशा के दिल में अचानक सारम की शादी वाली बात घूम गई थी। लगे हाथ इसका भी जवाब दे चुकी थी। क्यों शादी नहीं करना चाहती आप? सारम ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। इंशा के जिस्म में लर्जिश दौड़ गई। आंखें खौफ और इस्तराब से बड़ी हो गईं। दिल के अंदर दर्द सा उठा, मगर वो कांपती हुई पनाह तलाश कर रही थी। घर के चार दीवारी, महदूद मेल जोल और मर्दों से बात करने की पाबंदी, ये सब इसके खौफ को और बढ़ा रहे थे। वो इसी खौफ में भी इसकी मासूमियत और बेबसी साफ नजर आ रही थी। इंशा प्लीज मेरी तरफ देखें। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, आराम से सुने। सारम ने आहिस्ता से इसके दोनों हाथ पकड़े और नरमी से बात की। अपनी मोहब्बत से इसे डराना नहीं चाहता था, मगर यहाँ इसी मोहब्बत की वजह से इंशा खौफसदा और मोहतात खड़ी थी। मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। इसकी आवाज़ में अजीब सी बेबसी घुली हुई थी। रोते रोते आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आपसे बात करना चाहता हूँ, आराम से सुने। सारम ने आहिस्ता से इसके दोनों हाथ पकड़े और नरमी से बात की। वो अपनी मोहब्बत से इसे डराना नहीं चाहता था, मगर यहाँ इसी मोहब्बत की वजह से इंशा खौफसदा और मोहतात खड़ी थी। मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। इसकी आवाज़ में अजीब सी बेबसी घुली हुई थी। रोते रोते आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इसने नजरें उठाकर एक पल को इसे देखा और फौरन झुका ली, जैसे ये हिम्मत भी इसे उधार ली हो। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि खुद इसे भी सुनाई न दी हो। आंसू गले में अटके हुए थे और पलकें मुसलसल भीग रही थी। सारम एक लम्हे को साकत रह गया। इसे अंदाजा ही नहीं था कि इंशा इतना डर जाएगी, वरना वो कभी अपनी आवाज़ बुलंद न करता।
आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकती? वो बेख्तियार पूछ बैठा था। क्या आपको मैं इतना बुरा लगता हूँ, या आपको लगता है कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा दूंगा? नहीं, मैंने कब कहा कि आप मुझे बुरे लगते हैं? इंशा की आवाज़ हल्की और लरसा थी, आंखें खौफ और इस्तराब से बड़ी थी। तो फिर मेरी बात ना सुनने की क्या वजह है? सारम ने आहिस्ता से पूछा, दिल में इसकी मासूमियत और बेबसी को महसूस करते हुए। कम से कम ये जानकर इंशा इसे बुरा नहीं समझती थी। इसके दिल में थोड़ी राहत सी आई। लाला बहुत नाराज होंगे अगर मैं आपसे बात करूं या आपकी बात सुनूं। इनको मेरा गैर मर्दों से बात करना अच्छा नहीं लगता। वो मोहतात से लहजे में बोली। सारम ने फौरन समझ लिया इंशा अपने भाई से यही खौफ की वजह से मोहतात है। सारम ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो यही वजह है आप मुझसे बात नहीं करना चाहती। उसकी नजरें इंशा के खौफजदा और शर्मीले चेहरे पर जम गई, लेकिन अंदाज में प्यार और नरमी थी, जो कोई सख्ती नहीं। फिर थोड़ा तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, वैसे आपके लाला थोड़े जालिम किस्म के इंसान हैं। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखों में लाचाकी, और हाथ आराम से अपनी जेब में, मगर निगाहें मुकम्मल तौर पर इंशा पर मरकूज थी। इंशा एक लम्हे के लिए रुक गई। दिल धड़क रहा था, खौफ और शर्म के दरमियान उलझी हुई थी। सारम के नरमी और हल्की चालाकी ने इसके अंदर इस्तराब और दिलचस्पी दोनों पैदा कर दिए थे। जी नहीं, मेरे लाला पूरी दुनिया के बेस्ट इंसान हैं, तो सब कुछ मेरी भलाई के लिए करते हैं। इंशा ने उंगली उठाते हुए वार्न करते हुए कहा, आवाज में नर्म जज़्म थी। और सही कहते हैं, एक लड़की का गैर मर्द से बात करना खतरे की अलामत होता है। दोबारा इनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। इसकी आंखों में भाई की मोहब्बत और लगाव साफ झलक रहा था। लहजा पुरअज़म और नर्म, और अंदाज में मासूमियत और पुख्तगी का हसीन इम्तिजाज था। इंशा वाकई प्यारी लग रही थी। एक छोटी सी लड़की जो अपने भाई की मोहब्बत की तरफदारी कर रही थी। हर बात इसके दिल और आंखों से छलक रही थी। वो क्योंकि माफ, आइंदा कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आपके लाला वर्ल्ड के बेस्ट हैं, इनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। सारम ने कान पकड़कर हल्की मुस्कुराहट दी, निगाहों में नरमी और हल्की सी चमक थी। इंशा के दिल में भाई का खौफ और मोहब्बत दोनों एक साथ छलक रहे थे, और सारम ये छोटा सा एहसास फौरन महसूस कर गया। ठीक है, माफ कर दिया, मगर दोबारा कभी मेरे लाला के बारे में गलत मत सोचिएगा। इंशा की आवाज़ में संजीदगी थी, निगाहें साफ और पुरएतमाद, और हर लफ्ज़ के साथ इसके दिल से मोहब्बत और भाई के लिए लगाव छलक रहा था। प्रॉमिस, आइंदा से गुस्ताखी कभी नहीं होगी। सारम ने सीने पर हाथ रखते हुए सर को झुकाकर कहा, प्लीज़ अब इतनी बहस के बाद आप 2 मिनट आराम से बैठकर मेरी बात सुने और मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकती हैं। इंशा खामोश रही, आंखें झुकी हुई और दिल धड़क रहा था। प्लीज़ इस किस्म की बातें मत करें, मुझे डर क्यों लगता है। नजर झुकाए उंगली पर दुपट्टे से पल्लू को लपेटे हुए देखा। इसमें डरने की क्या बात है। सारम की आवाज़ अब नर्म हो चुकी थी, जैसे इसे खुद भी एहसास हो गया हो कि एक लम्हा पहले इसका लहजा हद से आगे निकल गया था। मैं बुरी नीयत से आपसे बात करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अजीज़ हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे जानबूझकर इनके दरमियान फासला रख रहा हो। इज्जत के साथ घर वालों के सामने अगर ये सब दुरुस्त तरीके से हो तो मैं इसमें खौफ कैसा। इंशा ने बेख्तियार अपनी उंगली आपस में भींच ली थी। निगाह एक लम्हे को उठी, फिर फौरन झुक गई। चेहरे की सुर्खी इस बातों का जवाब दे रही थी, जुबान मगर खामोश थी। सारम ने यह खामोशी महसूस की। ये इनकार नहीं था, ये खौफ था, तरबियत थी और हद से बड़ी हुई हया थी। अगर नीयत अच्छी है तो जो भी बात करनी है मेरे घर वालों से करें, इसी तरह छुप छुप कर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। इंशा ने नजरें उठाए बगैर कहा, आवाज में लर्जिश थी मगर बात में वही सीधी सच्चाई जिस पर समझौता नहीं होता। सारम एक लम्हा खामोश रहा, जैसे ये जुमला कहीं अंदर उतर कर ठहर गया हो। इंशा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो आहिस्ता बोला, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। आपकी इज्जत मुझे बहुत अजीज है। वो जरा सा रुक गया, नजरें खुद ब खुद झुक गई। मैं तो बस आपकी हाँ का मुंतजर था। एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप अपने दिल से बात कहेंगे तो मैं पूरे वक़ार के साथ आपके घर वालों से बात करना चाहता हूँ। इंशा ने जवाब में कुछ ना कहा। खामोशी थी मगर इस खामोशी में इनकार कम, हया ज़्यादा बोल रही थी। मैं खुद से हाँ नहीं कहूँगी। इंशा की आवाज़ में वो ठहराव था जो जिद नहीं असूल होता है। आपकी नज़रों में हाँ का मतलब मोहब्बत है और मुझे मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना। सारम ने ज़रा सा सर झुकाया, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछ सकता हूँ, मोहब्बत जैसे नर्म जज्बे के लिए आपके दिल में इतनी सख्ती क्यों है? इंशा ने नजरें उठाकर इसकी जानिब देखा। लम्हा भर कर रुकी, जैसे अल्फाज चुन रही हो या शायद खुद को संभाल रही हो। क्यों? मेरी अम्मा कहती हैं। क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं। आवाज़ धीमी थी मगर यकीन से भरी हुई थी। मोहब्बत अक्सर लड़की को अपने ही घर वालों के मुकाबले ला खड़ा करती है। वो एक सांस में बात मुकम्मल ना कर सकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली,
पहले रिश्ते बनते हैं, मीठी बातें होती हैं, फिर दिल लग जाता है, और जब घर वाले न माने तो वही बेटी, वही बहन माँ बाप के सर में खाक डालकर घर से भाग जाती है। इसकी आंखों में खौफ नहीं, माँ की सिखाई गई एहतियात थी। मुरे कहती हैं शादी से पहले मोहब्बत का वजूद अक्सर सिर्फ तबाही लेकर आता है। वो खामोश हो गई। कहा हुआ जुमला नहीं, माँ की सिखाई हुई सोच फिजा में ठहर गई। तो फिर जो अपने माँ बाप का सर झुकाती हैं, जो घर से भाग जाती हैं, वो गलत ही तो करती ही है ना। सारम की आवाज़ इस बार नरम थी, मगर इस नरमी में एक ठहरा हुआ दर्द शामिल था। हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते। मैं तो इज्जत के साथ आपके घर रिश्ता भेजूंगा। सबकी रजामंदी से बात होगी, निकाह होगा। वो लम्हा भर रुका, जैसे खुद को संभाल रहा हो। तो फिर इसमें गलत क्या है? इसने आहिस्ता सा कदम आगे बढ़ाया, मगर हाथ में रहते हुए नजरें इंशा की झुकी हुई पलकों पर ठहर गई। क्या मैं आपको? आवाज़ जरा भर आ गई। एक लम्हे के लिए भी अच्छा नहीं लगा? कहा हुआ सवाल नहीं था, बल्कि दिल से फिसला हुआ निकला हुआ एहसास था। इंशा बेख्तियार अपने होठों उन दांतों तले दबा गई थी। शायद दिल में उतरी हुई बात को लफ्जों का रूप देना इसके लिए आसान था। इंशा, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, तो अगर एक लम्हे के लिए भी आपके दिल में मेरे लिए कोई कशिश नहीं, तो वादा करता हूँ मैं खामोशी से पीछे हट जाऊंगा। कभी आपके लिए परेशानी नहीं बनूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल की बात सच सच बता दें। इस्लाम हमें इतनी इजाज़त तो देता है कि हम एक दूसरे को पसंद कर सकें। खुदा गवाह है, मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। जो कुछ है साफ मुकद्दस और इज़्ज़त के दायरे में है, सिर्फ आपके लिए। इंशा खामोश रही। कमरे में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी उतरी कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। इसने नज़रें झुका ली। पलकें कुछ ज़्यादा ही देर तक बंद रही, जैसे अपने अंदर उठते शोर को समेट रही हों। इसके हाथ बेख्तियार दुपट्टे के किनारे में उलझ गए। दिल मानने को तैयार था, मगर जहन ने फौरन माँ की आवाज़ ला खड़ी कर दी। वही नसीहतें, वही डर जो कुछ कह सकती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए थे। सिर्फ इतना हुआ कि इसकी पलकों के नीचे नमी चमक गई, और ये खामोशी खुद सारम को बहुत कुछ कह गई थी। सारम के दिल में एक हल्का सा इत्मीनान उतरा, जैसे बेचैनी के हजूम में कहीं उम्मीद की एक किरण फूट निकली हो। वो बेख्तियार मुस्कुराया और नजरें उठाकर इसकी सिम देख लिया। चंद लम्हे रुका, फिर लहजा बदलते हुए आहिस्ता से बोला, चले सवाल बदल लेते हैं। अगर आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, तो क्या आप मुझे कबूल करेंगी? और अगर घर वालों ने आपके रिश्ते के लिए हाँ ना की तो? ये सवाल बेख्तियार के लबों से निकल गया था। बात कहते ही जैसे खुद अपनी जुर्रात के लिए घबरा गई हो और फौरन रुख मोड़ लिया। बल्कि मजबूती से बंद कर ली, जैसे सामने वाले की आंखों में झांकने की हिम्मत ना बची हो। दिल की धड़कन तेज थी और इस खामोशी में इसका खौफ साफ सुनाई दे रहा था। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? वो फौरन बोला। आवाज़ में एतमाद था, मगर हद से बड़ा हुआ नहीं। मुझ में कोई ऐसी कमी तो नहीं कि इनकार की नौबत आए। आखिर वजह ही क्या हो सकती है? वो चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। सामने इसकी पुश्त थी, झुकी हुई गर्दन और बंद आंखों वाली खामोशी, जिसमें डर भी था और तजब बजब भी। बस एक बार कह दीजिए कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। वो खामोश खड़ी रही, निगाहें झुकी हुई थी, सांसें बेतरतीब। सामने खड़ा वो शख्स जिसकी बातों में जिद नहीं थी, सिर्फ एक सादा सी चाहत थी। दिल मान चुका था, मगर जुबान अभी तक लाला और बाबा के खौफ में बंद थी। मैंने कब कहा कि आप अच्छे नहीं हैं? मगर अगर आप इससे ज़्यादा की तवक्को रखते हैं तो माफ़ कीजिएगा। मेरे लिए मेरे लाला से बढ़कर कुछ नहीं है। इस बार इसके लहजे में सख्ती नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ यकीन था, जैसे वो खुद को भी यही समझा रही हो। चंद लम्हे की खामोशी के बाद सारम ने सांस ली। न शिकवा, न इसरार, बस कबूलियत। मैं आपके लाला के असूलों को भी समझता हूँ और आपको भी, इसलिए शायद आप मुझे अच्छी लगती है। जुमला हल्का था, मगर इसके अंदर ठहराव था। जबकि इंशा खामोश थी और खामोशी में छुपा हुआ जवाब सारम साफ महसूस कर रहा था। ये एक नया खूबसूरत रिश्ता बनने जा रहा था। दोनों के बीच खामोशी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, मगर इंशा की जानिब से अभी अल्फाज का इजहार मुमकिन नहीं था, और ये हकीकत सारम के दिल ने बखूबी तस्लीम कर ली थी। एक नया खूबसूरत रिश्ता बनने जा रहा था। दोनों के बीच खामोशी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, मगर इंशा की जानिब से अभी अल्फाज का इजहार मुमकिन नहीं था, और यह हकीकत सारम के दिल ने बखूबी तस्लीम कर ली थी। मोहब्बत के लम्हे बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर इन्हीं लम्हों में माँ बाप की इज्जत को इबादत की तरह संभालना भी ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी के बाकी लम्हे भी पाकीज़ा रहें। तो चलें जनाब, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आप लोगों को वॉइस कैसी लग रही है, और इसके अलावा आपको नॉवल की स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।